गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना जो पिछला टॉपिक था उसमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि इसको इन टॉपिक्स को छोड़ के लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ यूज़ होगा। इन टॉपिक्स पे लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं होता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड इस पे यहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, कहाँ पे काम नहीं करता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं उसकी। क्या एक्सेप्शंस हैं? देखो, लॉ ऑफ डिमांड हैज़ सम exceptions as well. There are some commodities whose demand expands with their price rise and contract when their price falls. देखो ऐसा है, हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ये पता था हम लोगों को कि प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ेगी और प्राइस के ज़्यादा होने पे डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। इसे कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इन सच सिचुएशन द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर के लिए बढ़ता है, मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो कौन कौन से देखो, फॉलोइंग आर सम नोटेबल एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये जो तीन पॉइंट्स दिए हैं ये लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, इनका लॉ ऑफ डिमांड इस पे नहीं चलता है। ठीक है, क्या कौन से हैं? आर्टिकल ऑफ एक्सटेंशन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे आपका जो है वो लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जैसे आपके पास डायमंड है, प्रीशियस डायमंड जो है, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तभी लोग उसे ख़रीदते हैं। विंटेज कार्स होती हैं, उनकी जब प्राइस ज़्यादा होती है तभी उन्हें लोग ख़रीदते हैं। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो लोग ख़रीदना बंद कर देंगे, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ डेट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनका जब प्राइस बढ़ता है, जब प्रीशियस डायमंड है, जब हीरा है, हीरे का जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा उसे ख़रीदा जाता है। ठीक है, तो ये होता है, मतलब देयर आर सर्टेन गुड्स which are article of social distinction. These articles are demanded only because their price are very high. ऐसे प्रोडक्ट्स का डिमांड तभी होती है जब उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। ठीक है, इफ़ देयर प्राइस फॉल्स, अगर उनकी प्राइस कम हो जाएगी, दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, एक तो होती है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, दूसरा होता है गिवन गुड्स। देखो, गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लग्जरी गुड्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स होते हैं और जिनका निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इनकम पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज़ फॉल्स, गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो उनकी डिमांड भी कम होती है। ठीक है, मतलब प्राइस कम हो जाएगा तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाती है लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन एक्सेप्शंस में क्या आता है, गिवन गुड्स में जब प्राइस कम होगा तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। ठीक है, when they happen to be relative cheaper than other goods, भले ही वो दूसरे गुड्स से सस्ते हों लेकिन अगर उनकी प्राइस कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। कौन कौन से होते हैं, उसे कहते हैं ग्रिफिन पैराडॉक्स। ठीक है, कैसे गुड्स, जैसे आप देखो, गेहूँ है, वीट है। ठीक है, वीट है जो इस समय 50 रुपये पर केजी बिकता है। ठीक है, और दूसरी क्वालिटी का वीट है वो 100 रुपये केजी बिकता है। तो जब भी आप
₹50 का केजी का वीट खरीदोगे, ₹50 वाला केजी, ₹50 पर केजी वीट खरीदोगे तो उसकी क्वालिटी भी तो कम होगी। ₹100 केजी का होगा तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। तो उसका प्राइस कम है तो लोग क्या, अब हम लोग जैसे खाने की चीज़ है, वीट है, राइस है, ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ख़रीदना चाहते हैं ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहे, कोई गलत चीज़ हम लोग ना खा लें। जब प्राइस कम होगा तो उसकी क्वालिटी भी तो कम होगी। तो अगर क्वालिटी कम होगी तो लोग कहेंगे यार हमें अच्छी क्वालिटी का वीट दो ताकि हमें शरीर सही रहे, ठीक है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जब ₹50 के पर केजी वाला वीट खरीदोगे तो उसकी क्वालिटी भी कम होगी। तो लोग जब भी आप दुकान पर जाते हो, दाल खरीदते हो या गेहूँ खरीदते हो या चावल खरीदते हो, तो यही तो कहते हो कि अच्छी क्वालिटी का दीजिएगा। तो अच्छी क्वालिटी का ख़रीदने के लिए आपको उसका प्राइस भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जब उसकी प्राइस ज़्यादा है, 100 है, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। प्राइस 50 है, कम है, डिमांड भी कम होगी, लोग कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी भी तो ख़राब है फिर। तो ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है? गिवन गुड्स। फिर थर्ड पॉइंट होता है इरेशनल जजमेंट। देखो, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पैसा देख के कि कमोडिटी का प्राइस क्या है, उसके आधार पे हम उसकी क्वालिटी को एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इरेशनल जजमेंट, इसे कहा जाता है इरेशनल जजमेंट, ठीक है। इट इज़ ओइंग टू अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। देखो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे हम लोग की देश में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक रिच और पुअर। रिच जो आदमी होता है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदता है ताकि, और जो पुअर क्लास के लोग होते हैं वो इनऑर्गेनिक गुड्स भी खरीद लेते हैं, ठीक है, पैसा देख के। कि मान लो कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में और उसका प्राइस ₹500 है, ठीक है, और उसके सब्स्टिट्यूट, उसी का कोई सब्स्टिट्यूट है उसी गुड्स का जिसका प्राइस ₹250 है। लेकिन रिच आदमी क्या करता है, जो अमीर हैं वो क्या सोचते हैं कि पैसा, अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं आपकी लॉ ऑफ डिमांड की। कौन कौन सी? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, गिवन गुड्स और इरेशनल जजमेंट, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं डाउनवर्ड कर्व, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। देखो, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं एक आपको समझाने के लिए कि जब प्राइस, ये आपका क्वांटिटी है, यहाँ पे आपका प्राइस है, ठीक है। जब प्राइस आपका मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 था और क्वांटिटी डिमांड आपका आ जाए थे 20, प्राइस आपका हो गया मान लीजिए 10 की जगह 20, प्राइस बढ़ता है तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में क्या करते थे, क्वांटिटी कम हो जाती थी। पहले आप 20 क्वांटिटी करते थे, अब आपने 10 ही कर दी। पहले प्राइस 10 था और प्राइस अब 20 हो गया। तो आपका कर्व किस तरीके से बनता था, ये एक पॉइंट हो मिल गया, ये एक पॉइंट मिला, तो आपका कर्व बनता था डाउनवर्ड्स। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है, ठीक है। लेकिन जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है जहाँ पे, वहाँ पे जो है वो कर्व जो है वो अपवर्ड्स बनता है, डाउनवर्ड्स की जगह अपवर्ड्स बनता है। ऊपर के लिए कैसे बना? जब आपकी प्राइस मान लीजिए 10 थी तो आपकी क्वांटिटी भी 20 थी, आपने प्राइस बढ़ा दिया, 10 से 20 कर दिया, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड फेल क्यों हो गया? क्योंकि अब आपका जो क्वांटिटी है वो कम नहीं हुई, आपकी क्वांटिटी और बढ़ गई खरीदना। क्यों बढ़ गई? अब आप 20 प्राइस कर रहे हो लेकिन फिर भी आप उसकी क्वांटिटी को 20 के बदले 40 लेने लगे, तो पॉइंट आपका अलग हो जाता है। इसलिए आपका जो स्लोप है डाउनवर्ड्स की जगह अपवर्ड्स बनता है, ठीक है। क्यों बनता है? इसमें जो है प्राइस चेंज हो गया और क्वांटिटी भी चेंज हो गई। यहाँ प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, कब फेल होता है? जब आपकी प्राइस बढ़ी
और आपकी क्वांटिटी कम होने की बजाय बढ़ गई। आप पहले 20 यूनिट्स खरीदते थे, प्राइस बढ़ने पे उसकी आप 40 यूनिट्स खरीदने लगे, ठीक है। तो आपकी डिमांड यहाँ पे फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। क्यों फेल हो जाता है? अगर आपकी अगर क्वांटिटी 20 हो, अगर प्राइस 20 होती और आपकी क्वांटिटी कम हो जाती, 20 की जगह 10 हो जाती, तो हम मानते कि लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। लेकिन यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। इसे कहते हैं डिमांड का स्लोप अपवर्ड्स में लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। अब देखिए, मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो, डिमांड कर्व कब मूवमेंट और शिफ्ट करता है? मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व रिफर्स टू मूविंग अप और डाउन, ठीक है। when we move down the curve it is a situation of extension of demand। जब हम अपने डिमांड कर्व को डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे उसे कहते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बाइंग मोर इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और जब हम लोग उसको अपवर्ड्स करते हैं, व्हेन वी मूव अप द कर्व इट इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। अब समझो कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ गई, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ गई, इसे हमने क्या कहा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, डिमांड कम हो गई। क्यों कम हो गई? प्राइस के बढ़ने से। राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ गई, इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब देखिए, डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व रिफर्स टू ऑल सच सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट तब होता है जब हमारी प्राइस जो है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं, हम लोगों ने कल अदर फैक्टर्स पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? जैसे आपकी हो गया इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। देखो क्या क्या पढ़ी थी। प्राइस ऑफ एक्स तो सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब ये सब हम ये सब चीज़ें हमारी जब चेंज होंगी और प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, उस टाइम पे हमारा जो है शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व कब शिफ्ट होगा? जब प्राइस हमारा चेंज नहीं होगा और बाकी की चीज़ों पे हमारा, जैसे टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है, हमारी इनकम चेंज हो गई। इनकम के चेंज होने से हमने प्राइस हमारा उतना ही था, लेकिन हमने उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया खरीदना। अभी तक हम इनकम हमारी 60 रुपये थी तो हम उसकी 20 यूनिट्स खरीदते थे। हमारी इनकम 100 हो गई तो हम उसकी 40 यूनिट्स खरीदने लगे। प्राइस हमारा कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। देखो, अ सिचुएशन वेयर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट इज़ नोन एज सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। जब हमारा डिमांड कर्व ये जा रहा है और ऊपर राइट के लिए शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो गया? इंक्रीज इन डिमांड कर्व। और जब ये शिफ्ट पहले था और पीछे के लिए हो गया, बैकवर्ड हो गया, तो ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड।
ऑन द अदर हैंड अ सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट इज नोन एज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं टेबुलर एंड डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कि हमारा जो है डिमांड का शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, देखिए मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होती है। मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सटेंशन का मतलब होता है डाउनवर्ड। ठीक है, कैसे? जब हमारी प्राइस 5 थी, हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? 1 रुपया। एक किसी भी गुड्स की प्राइस 5 रुपये है पर यूनिट, तो हम उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं? 1 यूनिट ले रहे हैं। जब हमारी इन प्राइस उसकी 1 रुपया हो गई, तो उसकी हमने क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 5 यूनिट्स हो गई। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज़ 5 पर यूनिट, 1 यूनिट इज डिमांडेड। 5 पर यूनिट थी तो 1 यूनिट डिमांड कर रहे थे। और व्हेन प्राइस रिड्यूस टू 1 पर यूनिट, डिमांड एक्सटेंड टू 5 यूनिट्स। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझो। जब हमारी ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। जब हमारी प्राइस 5 रुपये थी, जब हमारी प्राइस 5 थी, हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? 1। जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी? 1। और जब प्राइस 1 हो गई तो क्वांटिटी कितनी डिमांड करी हम लोगों ने? 5। तो ये जो ग्राफ बना, ये आपका बना डाउनवर्ड्स, नीचे के लिए आता हुआ। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखिए ग्राफ नीचे के लिए आ रहा है। पहले प्राइस 5 थी और क्वांटिटी हम कितनी डिमांड कर रहे थे? 1। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट मिला 1। दूसरा, जब प्राइस 1 हुआ और क्वांटिटी हम कितनी डिमांड करने लगे? 5, तो ये हो गया डाउनवर्ड स्लोप। इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है बढ़ना ऊपर के लिए। जब हमारा ग्राफ जो है ऊपर के लिए बढ़ेगा, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू राइज इन ओन प्राइस। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या हुआ? मतलब जब प्राइस हमारी 1 थी तो क्वांटिटी हम कितनी डिमांड कर रहे थे? 5। जब हमने प्राइस बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा के 5 कर दिया, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 1 यूनिट। तो ये हो गया फॉल इन डिमांड, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जब हमारी प्राइस 5 थी, तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? देखो, जब प्राइस 1 थी हमारी, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे थे? 5। ठीक, और जब प्राइस हमारी 5 हो गई तो क्वांटिटी हम कितनी डिमांड करने लगे? 1। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला। जब पहले देखो, फिर से चेक करो, प्राइस कितनी है? 1। प्राइस कितनी है? 1। और क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है? 5। क्वांटिटी डिमांड हो रही है 5। पहला पॉइंट ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। जब प्राइस आपकी कितनी? 5। जब प्राइस आपकी हो गई 5, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो गई? 1। दूसरा पॉइंट ये, तब नीचे से ऊपर जोड़ोगे ना। अब पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। जब आपका स्लोप अपवर्ड्स के लिए बनने लगता है तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू राइज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो ये था हम लोग का शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। कैसे? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये मूवमेंट हो रहा है कि पहले आपका अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स अगर हो रहा है तो क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब आपका कर्व जो है वो अपवर्ड्स के लिए जाता है, ऊपर के लिए जाता है, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इतनी बात आप याद रखोगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, गिवन गुड्स और इरेशनल जजमेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिमांड, जब लॉ ऑफ डिमांड फेल्स होता है तो हम लोग का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड्स की जगह अपवर्ड्स होता है।
ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे उसकी डिमांड भी बढ़ रही है प्रोडक्ट की, इसलिए हम लोग का जो डिमांड का है वो अपवर्ड्स होता है। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ डिमांड का में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और बाकी का कल हम लोग कल पढ़ेंगे कि आगे का टॉपिक जो भी होगा उसे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि है शिफ्ट ऑफ डिमांड का फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात होगी। ठीक है, उसको हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल आज आप इतना ही रखिए और जो भी इसमें नोट्स बने हुए हैं उस नोट्स को अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।